हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द फिजिक्स एज। क्या हाल चाल भाई साहब, सुनो मेरी बात। आज से शुरू होने वाली है मैकेनिक्स। मैं आपको एक बात बता दूं, 11वीं कक्षा के बच्चे को पूरी एक साल में लगभग 7 से 8 महीने तो ये मान के चलिए मैकेनिक्स मैकेनिक्स पे ही झूलना है। ठीक है, आपने अभी तक जो बेसिक चैप्टर पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं मैकेनिक्स को समझने के लिए आपको तैयार कर रहे थे। शुरुआत जो मैथमेटिकल टूल की थी, जिसमें बहुत सारी चीजें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी कुछ पढ़ा था आपने, मैकेनिक्स में सब एक एक करके काम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड बताया तो कहीं ना कहीं पूरे फिजिक्स की थोड़ी सी डेफिनेशन। अगला चैप्टर हमने पढ़ा क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में हमने पढ़ा वो सारी क्वांटिटीज के बारे में समझने की कोशिश की जो अब मैकेनिक्स में आपको फेस होंगे। ठीक है, तो आपका आगाज, आपकी शुरुआत, आपकी धमाकेदार शुरुआत होने वाली आज मैकेनिक्स के साथ। बहुत बड़ा पोर्शन मैकेनिक्स का है, लेकिन आज हम पहले तो इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं मैकेनिक्स का। ठीक है, मैकेनिक्स में पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसकी शुरुआत बिल्कुल बेसिक से आज से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जुड़ जाइए क्लास में, शुरुआत करते हैं। ठीक है सर, क्या पढ़ना है बता दीजिए आप। तो आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम लोग भैया मैकेनिक्स। ठीक है सर, क्या होता है मैकेनिक्स ये समझा दो पहले। अगर पहली बात मैं वेटेज की बात करूं तो क्लास 11th की कहानी का 75% हिस्सा कहीं ना कहीं केवल किससे आने वाला है, मैकेनिक्स से आने वाला है। ठीक है, ये बात याद रखना आप। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, इजी भी और कॉम्प्लेक्स भी मैकेनिक्स शुरुआत होती है वन डायमेंशन मोशन के साथ, खत्म होती है रोटेशनल मोशन के बाद। ठीक है, शुरुआत होगी बहुत इजी सी, तो आपको मैकेनिक्स थोड़ी आसान सी लगेगी, यार बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे जैसे कथा आगे को बढ़ेगी और जैसे आपके आगे रोटेशनल मोशन, रोटेशन में दिमाग रोटेट करना शुरू कर जाएगा। लेकिन हाँ, तसल्ली से पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, रिवाइज करके पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए तो टेंशन नहीं लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सर मैकेनिक्स है क्या। मैकेनिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, या ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इसमें क्या होने वाला, विच डील्स विद, किससे डील करने वाले हैं, मोशन एंड रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मोशन एंड रेस्ट किसका, ऑब्जेक्ट का। इसमें हम पूरी कथा में जो पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की कंडीशन को पढ़ना, उसकी रेस्ट की कंडीशन को पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है भैया, कोई भी बॉडी है, या तो वो चल रही होगी या वो रुकी होगी। ठीक है, दोनों के टाइम पे उसकी स्टडी को करना हम सीखते हैं किसमें, मैकेनिक्स में सीखते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैकेनिक्स की बाइफरकेशन की, तो मैकेनिक्स या तो स्टैटिक होगा, ठीक है, या वो डायनामिक होगा। क्या मतलब है स्टैटिक डायनामिक, नाम से पता चल रहा है, डायनामिक्स स्टैटिक्स। ठीक है, अगर स्टैटिक्स की बात करी जाए तो नाम से पता चला स्टैटिक है, रेस्ट पे है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्टडी करना है, कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखे हुए हो। क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। और सर रेस्ट पे ही है तो स्टडी क्या करना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पे ही है तो उसकी क्या स्टडी करूं। बेटा सुनो, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो किस लिए रेस्ट पे, वो इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम वगैरह समझने की कोशिश करेंगे इसमें। आपसे पूछा जाए सर इक्विलिब्रियम क्या होता है, लिब्रा मतलब होता है वेट, ठीक है, इक्वी मतलब होता है इक्वल, इक्वल वेट। आप एक बात समझ लीजिए, आपके तखरी के दोनों तरफ अगर इक्वल वेट रख दूं तो वो तखरी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। वही है, तो पहले तो हम पढ़ेंगे भैया स्टैटिक्स। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट में पढ़ेंगे, मेनली उसमें इक्विलिब्रियम की कहानी पढ़ी जाएगी। ठीक है, अब दूसरा सेक्शन है डायनामिक। क्या होगा बताओ, अपने आप से डेफिनेशन बना लो, क्या होगी, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। जब वो चल पड़ेंगे तब जो उसकी स्टडी होगी उसको बोलेंगे डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स के भी दो हिस्से। ठीक है, कितने, कौन कौन से हिस्से, पहला है काइनेटिक्स, दूसरा होगा काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये क्या कहानी नया झोल के आया है, समझना मेरी बात। ठीक है, काइनेटिक्स हो काइनेमेटिक्स हो आए तो डायनामिक्स में, मतलब ऑब्जेक्ट तो आपका मोशन में है, ये बात पक्की सेट हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब मोशन होता किसकी वजह से, कौन है जो मोशन क्रिएट करता है। मोशन क्रिएट करने वाली चीज को बोलते हैं फोर्स। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी बॉडी को चलती हुई को रोक सकता है, रोकती हुई को चला सकता है, उसकी दिशा को बदल सकता है, उसके आकार को बदल सकता है। तो आपसे पूछूं फोर्स की डेफिनेशन अगर छोटी सी आपके दिमाग में रखनी हो तो क्या बोलोगे आप। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है
जो चलती हुई चीजों को रोक सकता है, रुकी हुई चीजों को चला देगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदल देगा, या किसी ऑब्जेक्ट की शेप को बदल देगा। प्रेस कर दो, शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सर काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं मोशन की स्टडी, साथ साथ में मोशन कौन कर रहा है उसकी भी स्टडी। तो क्या लिखेंगे इसमें, इसमें क्या लिखिएगा, कलर बदलने क्या, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं। इसमें पढ़ेंगे सर स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। बिल्कुल सही बात है, वो तो करना ही है क्योंकि डायनामिक्स है। कंसीडरिंग, साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन की वजह भी पढ़नी पड़ेगी। जब आप मोशन की वजह को भी साथ साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगी आपकी काइनेटिक्स। कॉज ऑफ मोशन है क्या, मोशन की वजह कौन, सर फोर्स है मोशन की वजह। ठीक है, काइनेमेटिक्स में सर आप क्या पढ़ने वाले हो, काइनेमेटिक्स में आप क्या पढ़ाओगे, ठीक है, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे विदाउट कंसीडरिंग द कॉज। आप कॉज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस पूरे चैप्टर में फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जब तक आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे फोर्स का कोई डिस्कशन नहीं पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स और जो काइनेटिक्स की कहानी में केवल फोर्स पढ़ेंगे, धुआंधार। ठीक है, क्या मेरी बात समझ गए? तो अगर मैं मैकेनिक्स का डिवीजन बताऊंगा आपको समझ में आ गया। स्टैटिक्स होता है, डायनामिक्स होता है, रेस्ट पे है तो स्टैटिक है, मोशन में है तो डायनामिक है, मोशन में है तो क्या है, डायनामिक है। मोशन में है तो दो तरीके से बाइफर्केशन होता है, पहला काइनेटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स में मोशन की स्टडी करी जाएगी, साथ में कौन कर रहा है मोशन ये भी पढ़ा जाएगा, मोशन करने वाला कौन, फोर्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मोशन क्या कर रहा है, मोशन पढ़ेंगे केवल। हम बात करेंगे वेलोसिटी की, हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, हम बात करेंगे टाइम की। अरे बोलो भाई, लेकिन वेलोसिटी किसने प्रोवाइड करी, एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ये है हमारा काइनेमेटिक्स। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेगा भैया, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अब काइनेमेटिक्स। तो सुन लो कहानी उसकी भी। ठीक है, इसमें फोर्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें फोर्स की कोई स्टडी नहीं होगी। ठीक है, चलो सर काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले आपको दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या है वो दो चीजें समझना। सर रेस्ट का मतलब है क्या, और ये जो दूसरा शब्द आप बार बार बोल रहे हैं मोशन, इसका मतलब क्या है, मोशन का मतलब क्या है और रेस्ट का मतलब है क्या फिजिक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो सर एक ऑब्जेक्ट दुनिया में कहीं भी रखा हुआ है, उसकी एक लोकेशन होती है, क्लियर है। जब उसकी लोकेशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, किस में हो, मोशन में। जब उस पार्टिकल की लोकेशन टाइम के हिसाब से चेंज ना हो रही हो क्या बोलते हैं, रेस्ट। समझना, कहानी अच्छी आने वाली है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, द पोजीशन या द लोकेशन, व्हेन द पोजीशन या फिर लोकेशन बोल देते हैं ऑफ ए पार्टिकल डू नॉट चेंज। अगर लोकेशन और पोजीशन पार्टिकल की चेंज नहीं हो रही है तो किस में बैठा हुआ है, वो रेस्ट में बैठा हुआ है। ठीक है सर, व्हेन चेंजेस, सिंपल सी बात, व्हेन लोकेशन या फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी तो आप क्या कहते हो, सर ये मोशन में आ गया, पक्की बात है, चल पड़ा होगा तभी इसकी लोकेशन चेंज हुई है, तभी इसकी पोजीशन चेंज हुई है। ठीक, अब सवाल सुनो, क्या मैं रेस्ट में हूं, सवाल क्या है, क्या मैं रेस्ट में हूं। बच्चा बोला यस सर आप पक्के रेस्ट में हो, पक्का रेस्ट में, आपकी लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, आप जिस जगह पे अभी थे ना थोड़ी देर बाद उसी जगह पे खड़े दिखाई दे रहे, सर आपकी कोई लोकेशन चेंज नहीं हो रही, आप रेस्ट पे हो। ठीक है, लेकिन तो एक बात बता, क्या ये पृथ्वी घूम रही है, हाँ पृथ्वी के अंदर मैं हूं, अरे पृथ्वी के अंदर मैं हूं, पृथ्वी घूम रही है तो क्या मैं घूम नहीं रहा हूं, मैं भी तो घूम रहा हूं, और अगर मैं घूम रहा हूं तो मैं रेस्ट में कैसे हुआ, क्लियर। दूसरी बात, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेन में आपकी सीट के सामने, आपके सीट पे साथ में जो भी बच्चा बैठा हुआ है, जो भी इंसान बैठा हुआ है, वो आपके हिसाब से कैसा है, रेस्ट में। पर क्या ट्रेन चल रही है, हाँ, और अगर ट्रेन चल रही है
तो प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हर इंसान की निगाह में आप क्या कर रहे हो? चल रहे हो, बैठे हुए हो? सर चल रहे हो, सही है। और आपकी दिशा में वही स्टेशन पे बैठा हुआ आदमी क्या कर रहा है? दोबारा इमेजिन करो, रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ, सारे जने पहुंच गए, ट्रेन में बैठ गए, ठीक है। अभी ट्रेन रुकी हुई है, आप भी रुके हो, आपके आदमी जो सामने वाली सीट पे है वो भी रुका हुआ है, आपके हिसाब से वो रेस्ट पे है, उसके हिसाब से आप रेस्ट पे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए इंसान के हिसाब से भी आप रेस्ट पे हो, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ट्रेन चल पड़ी, जब ट्रेन चली तो आपके हिसाब से वो जो आपके सामने बैठा हुआ इंसान तो रेस्ट पे है, लेकिन वही जो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ आदमी, क्या वो मोशन में आ गया है? आंसर इज यस, वो पीछे जा रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप सिंपल सी ये बात समझिए कि मैं रेस्ट पे हूं विद रिस्पेक्ट टू समवन हु इज सिटिंग और स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। कोई मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, उसके हिसाब से मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन जो मोशन में है उसके हिसाब से हो सकता है मैं मोशन में हूं। मान लो एक ट्रेन निकल के जा रही है, बस निकल के जा रही है, उस बस में बैठा हुआ आदमी क्या मुझसे रेस्ट पे कहेगा? वो कहेगा ये मोशन में, मैं रेस्ट पे हूं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं। आप किसी भी इंसान को डायरेक्टली ये नहीं कह सकते ये मोशन में है, एब्सोल्यूटली ये नहीं कह सकते ये रेस्ट में है। आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये रेस्ट में है इसके हिसाब से। क्या मेरी बात समझिए? ट्रेन में बैठे हुए इंसान के हिसाब से सारे ट्रेन के अंदर वाले लोग रेस्ट में हैं, लेकिन ट्रेन के बाहर वाले सारे लोग उसके हिसाब से किस में हैं? मोशन में। तो आपको रेफरेंस बताना पड़ता है। क्लियर है? तो आपको ये बात पता चली कि सर रेस्ट और मोशन का तो मतलब हमें पता है, लेकिन कोई भी चीज, नथिंग, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है, नथिंग इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है विच इज, जो कि है विच इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबके हिसाब से मोशन में हो, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबके हिसाब से रेस्ट में हो। आपको तय करना पड़ेगा कि किसके हिसाब से नाप रहे हो। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन को आप रियलाइज नहीं कर सकते, कांट बी रियलाइज्ड। क्या आप मेरी बात समझ गए हो? आप एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट को नहीं रियलाइज कर सकते। आप कोई ऐसा एग्जांपल नहीं बता सकते जो दुनिया की हर ऑब्जेक्ट के लिए रेस्ट पे हो। क्या आप मेरी बात समझे? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि दुनिया की कोई भी, यूनिवर्स की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या एब्सोल्यूट मोशन में हो। हर चीज क्या है? रिलेटिव है, इट्स ऑल रिलेटिव। आप रेस्ट में उसके हिसाब से, आप मोशन में उसके हिसाब से। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो एवरीथिंग इज रिलेटिव। एक और सितारा लगाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, बड़ा सा सितारा लगाओ। क्या कहते हो आप? इट्स ऑल रिलेटिव, इट्स ऑल रिलेटिव। सब कुछ किसी के रिलेटिव है, आपको बताना पड़ेगा। मैंने बोला ये लाइन लंबी है, इज दिस लाइन लॉन्ग? आप कहोगे किसके हिसाब से? सर इसके हिसाब से। ए है, ये बी है, सर लेंथ ऑफ बी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए, दैट्स ट्रू। बट क्या मैं ये कह सकता हूं लेंथ बी लंबी है? अरे नहीं, हो सकता है कोई एक और सी हो जो उससे भी ज्यादा लंबा हो। आपको तय करना पड़ेगा किसके हिसाब से आप पूछ रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ गए? आई होप यहां तक आप तमीज से फील कर चुके हो। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, आपको एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो सर ये तो बहुत डाउटफुल कंडीशन है। अगर हर ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बदलने पे उसकी कंडीशन ऑफ स्टेट या कंडीशन ऑफ मोशन या रेस्ट चेंज हो सकता है, तो मैं तय कैसे करूंगा कि रेफरेंस किसको बनाऊं? डाउट, जेन्युइन डाउट है। सर अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से मेरी स्टेट चेंज हो जाती है, मैं कभी मोशन में दिखता हूं कभी रेस्ट में, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, कैसे सिग्रीगेट कर पाऊंगा चीजों को? आपको बनाना पड़ेगा एक रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो इट्स ऑल रिलेटिव समझ में आपको आ गया है? मैं ठीक है, अब आगे बढ़ो। सर आपको बनाना पड़ेगा एक रेफरेंस पॉइंट, आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा या रेफरेंस फ्रेम चाहिए होगा। इस फ्रेम से, इस पॉइंट से आप किसी भी बॉडी की स्टेट को चेक करने की कोशिश करोगे कि वो रेस्ट में है या मोशन में।
तो रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम का मतलब समझिए, ये एक आइडियल, एक ऐसा जगह होगी जहां से आप किसी के भी मोशन को स्टडी कर पाओ, ठीक है ना। इट इज ए कार्टेशियन प्लेन with a clock to calculate या identify the state of objects, the state of any object। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने एक रेफरेंस पॉइंट बना दिया है, जो कि क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन है, साथ में क्या है, एक क्लॉक है, एक घड़ी है। देखो सुनो मेरी बात, हम मोशन पढ़ रहे हैं, हम बॉडीज को चलाने वाले हैं, क्लियर है। तो चलते टाइम क्या क्या बदलेगा, सोच, कोई भी बॉडी चल रही है तो चलते टाइम क्या क्या बदलेगा, पहला समय बदलेगा, सही है। समय रुकता नहीं, समय हमेशा बढ़ता है, समय कभी घटता नहीं, क्या मेरे, समय कभी रुकता नहीं, समय कभी घटता नहीं, समय हमेशा बढ़ता है, ठीक है। ये इस पर ग्राफ आएंगे बहुत सारी स्लाइड पे, ठीक है। तो सर एक तो टाइम जानने के लिए हमें कुछ चाहिए तो हमने घड़ी लगा ली है, और लोकेशन जानने के लिए हमने क्या बना लिया है, कार्टेशियन प्लेन बना लिया है। क्या आप मेरी बात समझ गए हैं? अब देखो काइनेमेटिक्स में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे पता है, एक ट्रक था, एक बस थी, एक ट्रेन थी। अब ट्रेन बनाते थोड़ी फिरोगे आप, क्या क्वेश्चन में ट्रेन बना दोगे? ट्रेन बना देता हूं मैं पूरी, अरे बोलो ना मेरी बात। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट को के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इनको पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम अभी पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम कार्टेशियन प्लेन पढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उससे भी पहले हमें पढ़ना है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या चीज है, वो समझिए जरा। उसके बाद हम कार्टेशियन प्लेन पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। सर समझा दो फटाफट, क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट। सर सुनो, किसी भी बॉडी में अगर मोशन है तो सुनना मेरी बात, मोशन है अगर, तो हो सकता है उसमें ट्रांसलेशन मोशन हो, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है उस पर रोटेशनल मोशन हो सकता है उसमें वाइब्रेशनल मोशन हो, ठीक है। अब समझना मेरी बात, ये तीनों चीजें क्या है, ठीक। इस पेन को कुछ भी मान लो आप, इसको पेन को गाड़ी मान लो आप, ठीक है। तो ये जो पेन है वो सीधा चल सकता है, ऐसे करके सीधा आ रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, क्लियर है। सीधा डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन। अगर ये यहीं का ये घूमने लग जाए, क्लियर है, रोटेशनल मोशन। ये वहीं का में टू एंड फ्रो करने लग जाए, वाइब्रेशनल मोशन, क्लियर है। तीनों मोशन समझ में आ गए, ट्रांसलेशन, ठीक है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है। चलो सर, पॉइंट ऑब्जेक्ट आप ऐसे ऑब्जेक्ट को मान के चलोगे, मेरी बात सुनो, इट इज एन ऑब्जेक्ट हुज, जिसकी जो साइज होगा, हुज साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड। भाई कोई चीज स्मॉल है या लार्ज है, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा ना आपको। तो आप क्या बोलोगे, इट इज एन ऑब्जेक्ट हुज साइज इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। एक बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट तब कहा जाता है जब उसका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, किससे, जो वो डिस्टेंस चलेगी उससे। मान लो डिस्टेंस चलती है d, उसका साइज है मान लो a, तो जो डिस्टेंस है वो साइज से अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो उस ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कहना शुरू कर सकते हो। मेरी बात समझना सर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का। उस 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 1 फुट लंबा कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर के हिसाब से 1 फुट बहुत छोटी चीज है, ठीक है। तो कंपेयर टू 1 किलोमीटर, 1 फीट का डिस्टेंस को आप पॉइंट मान सकते हो। आप जरूर नहीं उसको 1 फीट डिस्टेंस मानो, पॉइंट मान लो। अगर आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म के हिसाब से नापूं, अगर प्लेटफॉर्म के हिसाब से ट्रेन को नापूं तो मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह पाऊंगा, ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले पाऊंगा मैं। लेकिन अगर पटरी की लंबी के, जो पटरी है आपकी, पटरी की लंबाई के हिसाब से ट्रेन को नापूं तो मैं ट्रेन को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कह लूंगा,
क्या आप मेरी बात समझ गए? तो जब डिस्टेंस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा हो तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इस केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं तो क्या करते हैं, जो रोटेशनल मोशन हो रहा होगा उसमें, अगर जो रोटेशनल मोशन हो रहा होगा या वाइब्रेशनल मोशन हो रहा होगा, रोटेशनल मोशन अगर हो रहा है या फिर वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है, इन दोनों को इग्नोर कर सकते हो आप। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया है तो उसमें होने वाले वाइब्रेशन मोशन और रोटेशन मोशन को आप इग्नोर मान सकते हो। आप ये मान सकते हो केवल एक ही मोशन हो रहा है, कौन सा, मेरा ट्रांसलेशन मोशन। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो एक अच्छी सी चीज दिमाग में ये आ गई, अगर आपसे कोई पूछे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, कभी भी, अभी ही नहीं, मैं आपको बताऊं, अर्थ की स्टडी करेंगे हम, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, एक अर्थ है एक मून है, बताओ दोनों में फोर्स क्या लगेगी? तो ये तो बहुत बड़ी बड़ा आकार है ना इनका, लेकिन अर्थ का साइज उसके और मून के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में कितना है, समझो मेरी बात। ये गई अर्थ, ठीक है, ये गया मून, इन दोनों के बीच का जो गैप है उस वो कितना बड़ा है इस अर्थ के साइज से। अगर बहुत बड़ा है तो आप अर्थ को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, समझे थोड़ा बहुत? ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। और पॉइंट ऑब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट बात ये है कि रोटेशन मोशन और वाइब्रेशन मोशन को आप कंप्लीटली इग्नोर करके चलोगे, केवल ट्रांसलेशन मोशन को स्टडी करोगे। मैं ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन वाली कहानी पे जो आपको रोक के गए थे हम लोग। ठीक है, क्या होता है कार्टेशियन प्लेन वो समझिए। सर कार्टेशियन प्लेन कॉम्बिनेशन है तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का। ठीक है, इट इज ए कॉम्बिनेशन of three mutually perpendicular axes। ठीक है भैया, आपको याद है हम लोग पढ़ चुके हैं मैथमेटिकल टूल पूरा, ठीक है, हमने कई सारी इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह सब समझा था, आपको याद होगा। ठीक है, तो तीन एक्सिस बनाई मैंने, तीनों कैसी होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, मैं कहा चलो देखते हैं कैसे होंगी। एक एक्सिस बना ली मैंने ये, ठीक है, दूसरी एक्सिस को अलग कलर का बना लेते हैं अपन लोग। कोशिश करिएगा दोनों 90 डिग्री पे, अपना टारगेट ये है कि दोनों कैसी होनी चाहिए, हमारी 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक और कलर ले लेते हैं, रंग साला कतई रेनबो बना के रख देंगे हम लोग इसको। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने बनाई है। ठीक है, एक को बोल देता हूं मैं एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाले को, वर्टिकल वाले को बोल देता हूं वाई एक्सिस, और ये जो तीसरी निकल के ये आउट ऑफ द प्लेन है, मेरी बात सुनना, एक्स वाई मिलके ये प्लेन बना है। बोर्ड का प्लेन कौन सा प्लेन है, एक्स वाई से मिलके बना है। ठीक है, ये जो जेड एक्सिस है बेटा, ये बाहर की तरफ निकल रही है, आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये तीनों में आपस में क्या 90 डिग्री का एंगल है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। ठीक, और यहां पे लगा दो एक क्लॉक, यहां लगा दी मैंने एक क्लॉक। ठीक है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपका क्या बन जाता है, पूरा का पूरा रेफरेंस फ्रेम बन जाता है। ठीक है, अब मेरी बात समझे, इसको गौर से समझते हैं। सर एक्स एक्सिस इधर गई है, तो इसके जस्ट पीछे कौन सी एक्सिस आ रही होगी आपकी, बताओ, माइनस एक्स एक्सिस। इधर क्या होगी, माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस ऊपर है तो नीचे कौन सी एक्सिस होगी बताओ, माइनस वाई एक्सिस। जेड एक्सिस इधर प्लस है तो पीछे क्या होगी, अरे बोलो, पीछे जा रही होगी माइनस जेड एक्सिस। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, अब समझिए जरा। सर ये वाला जो पॉइंट जहां तीनों एक्सिस मिलते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब समझिए, अगर ओरिजिन से एक्स एक्स की डायरेक्शन में चलोगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, डायरेक्शन अगर एक्स डायरेक्शन में चलोगे तो आपकी एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पीछे जाओगे तो एक्स की वैल्यू घटती जाएगी। सही है, अगर आपका पार्टिकल केवल केवल एक्स ही एक्सिस में मोशन कर रहा है, या प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन, वन डी मोशन, लीनियर मोशन। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक, सर इधर प्लस एक्स एक्सिस है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है। ठीक है, इधर वाई एक्सिस है, इधर माइनस वाई एक्सिस है। मैं कहा ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए,
ये जो बोर्ड का प्लेन है वो कौन कौन सी एक्सिस से मिलके बना है? आप कहोगे सर एक्स एक्सिस से मिलके बना है और वाई एक्सिस से मिलके बना है। तो इस प्लेन को मैं ये नहीं बोल सकता एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना? अरे बोलो, एक्स एक्सिस ये गई एक्स एक्सिस, ये गई वाई एक्सिस, तो इस प्लेन को बोल सकता हूं एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? जो वाई और जेड एक्सिस से मिलकर बना होगा उसको बोलूंगा वाई जेड प्लेन, ठीक है? जो एक्स और जेड एक्सिस से मिलकर बना होगा उसको क्या बोलूंगा मैं? एक्स जेड प्लेन। तो तीन अलग अलग प्लेन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक? सर ये जो बन के दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है? रेफरेंस फ्रेम है। आप बॉडी की मोशन, रेस्ट सब इस फ्रेम के हिसाब से नाप के चलेंगे। एक्स वाई जेड का म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का एक सेट होता है, एक घड़ी लगी होती है, ये आपका रेफरेंस फ्रेम होता है। इसके हिसाब से मोशन और उसकी रेस्ट की स्टडी करोगे आप, ठीक है? इधर जाओगे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इधर जाओगे एक्स की घटेगी, इधर एक्स की वैल्यू प्लस, सॉरी वाई की वैल्यू प्लस, इधर वाई की वैल्यू माइनस, इधर जेड की वैल्यू प्लस, इधर जेड की वैल्यू माइनस। क्या कोई दिक्कत वाली बात? जब आप केवल एक ही एक्सिस पे मोशन हो रहा होगा, जब भी मोशन केवल एक ही एक्सिस पे हो रहा होगा तो उसको बोलते हैं 1D मोशन। जब दो एक्सिस पे एक साथ मोशन, एक्स में भी बॉडी चले वाई में भी चले, क्लियर है, उसको बोलते हैं 2D मोशन, ठीक है ना? या मोशन इन अ प्लेन, जो कि अगला चैप्टर है। जब जब एक एक्सिस पे कहानी चलेगी तो 1D मोशन होगा, या फिर अरे बोलो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। या उसको 1D मोशन करना, या लीनियर मोशन कहना, या रेक्टिलिनियर मोशन कहना, ठीक है? तो आप अगले लाइन में लिख लेंगे क्या? व्हेन ए बॉडी मूव्स only on one axis it is said to be in वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं उसको। क्लियर है? केवल एक एक्स एक्सिस में अगर वो मूव कर रहा है तो उसको वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। या फिर इसी को आप रेक्टिलिनियर भी बोल देते हो, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हो, या केवल लीनियर मोशन भी बोल देते हो इसको आप। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सारे नाम हैं, एक ही काम है। या मैं 1D मोशन बोल दूं, या मैं रेक्टिलिनियर मोशन बोल दूं, या मैं आपकी क्या बोल दूं? आपका लीनियर मोशन बोल दूं, ठीक है? तो हमारा जो चैप्टर है वो रेक्टिलिनियर मोशन। हम इसमें क्या करेंगे? केवल वन एक्सिस पे मोशन कराएंगे, एक्स में या वाई में, किसी एक ही एक्सिस में एट अ टाइम करेंगे, ठीक है? तो आपका मेनली एक एक्सिस चेंज हो रही होगी और टाइम चेंज हो रहा होगा। देखो तीन एक्सिस है पूरे के पूरे रेफरेंस फ्रेम में, कितनी है? 3 एक्सिस है। हम पढ़ रहे हैं 1D मोशन, तो केवल एक एक्सिस में वेरिएशन होगा पोजीशन का और टाइम चेंज होगा। क्या मेरी बात समझ? एक्स चेंज हो रहा होगा या टाइम चेंज हो रहा होगा, या वाई और टाइम चेंज हो रहा होगा, या जेड और टाइम चेंज हो रहा होगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक। चलिए यहां तक की कहानी है सेट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा डिस्टेंस। क्या चीज होती है डिस्टेंस? ठीक है, डिस्टेंस सिंपल सी बात, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने वास्तव में कितना पाथ चला है, कितना डिस्टेंस चला है, उसकी जब पोजीशन चेंज हुई होगी। देखो अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे ही है तो उसमें डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं होगी, उसकी पोजीशन लोकेशन चेंज हो ही नहीं रही है। अगर पार्टिकल चल पड़ा है तो उसने वास्तव में कितना चला है, कितना एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगी, एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगी, उसको बोलते हो आप लोग क्या? उसको हम सर डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है? और इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है सर? हम जानते हैं मीटर होती है, डायमेंशन केवल एल होती है, सीजीएस में सेंटीमीटर होती है, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि अगर पार्टिकल चला है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। आप कह दो डिस्टेंस सर एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है सर। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इट कांट भी, ये कभी नेगेटिव नहीं होता, इसमें डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, ये नेगेटिव नहीं होता। अगर बॉडी चली है तो ये जीरो भी नहीं हो सकता, बॉडी में मोशन है तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। हाँ भैया, अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे ही बैठी है, वो चली ही नहीं है तो मोशन जीरो हो सकता है, लेकिन अगर बॉडी चली है मोशन फोर्स डिस्टेंस आपकी कभी जीरो नहीं हो सकती, इट कांट बी नेगेटिव, ठीक है? इफ मूविंग, अगर मूव कर रही है देन डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्टेंस जीरो भी नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर चल रही है तो डिस्टेंस कभी डिक्रीज भी नहीं कर सकता सर, डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज्ड, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है भैया?
यहां तक हमारा मामला बिल्कुल ठीक। कुछ पॉइंट डिस्टेंस के सामने आए, एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया, ठीक है, यूनिट जानते हो, स्केलर है, नेगेटिव नहीं हो सकता, बॉडी मूव कर रही है तो जीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है, और ये कभी डिक्रीज नहीं कर सकता, ठीक। इसी का एक भाई है डिस्प्लेसमेंट, सही है। स्केलर की दुनिया में डिस्टेंस बोलते हैं, वेक्टर की दुनिया में एक और चीज है जो कहीं ना कहीं पोजीशन के बारे में बताने की कोशिश करती है, लोकेशन के बारे में बताने की कोशिश की है, वो है हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझते हैं, सुनिए। क्या है सर डिस्प्लेसमेंट, सुनिए मेरी बात। इट इज सर, इट इज द चेंज, या इट रिप्रेजेंट द चेंज इन पोजीशन। मेरी बात समझिए, आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे पहुंचे, ठीक है ना, पोजीशन किस पर रिप्रेजेंट करोगे, कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन पढ़ रहे हो, केवल एक एक्सिस की बात करोगे, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अगर एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो इनिशियली कितनी थी, फाइनली कितनी थी, दोनों के डिफरेंस को आप क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट। इट रिप्रेजेंट द चेंज इन पोजीशन, आप क्या बोलते हो, पहले कोई एक्स आई मतलब इनिशियल पोजीशन थी, मैं एक्स क्यों लेके चल रहा हूं आप समझ रहे हो, क्योंकि वन डायमेंशन मोशन पर केवल एक्स एक्सिस में मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। बाद में मान लो एक्स फाइनल पोजीशन हो गई, तो मैं पूछता हूं पोजीशन कितनी चेंज हुई, डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन कितनी हो जाएगी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन के चेंज को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो सर इसकी डायरेक्शन भी आप बताओ, आप इसकी डायरेक्शन भी तो बताओ, तभी तो मुझे पता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी भी वेक्टर की अगर आपको निकालनी हो तो उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ेंगी। डायरेक्शन बताओ, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है सही है, जिसकी जो डायरेक्शन होने वाली है वो किधर से किधर होने वाली है, बोलो भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल वही होने वाली है। मैं कहा ठीक है, सही, डायरेक्शन होगी फ्रॉम टू इनिशियल। चलो समझ गया, इसका क्या मतलब है। अब एक्सेस बना के देख लेते हैं और समझते हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। देखिए जरा, मैंने क्या किया, पहले एक शेप ली, मैंने एक, अपने को क्या है, अपने को एक एक्सेस बनानी है केवल, मैंने ये बना ली एक्सेस, ठीक है। आपका यहाँ बीच में कहीं जीरो आया होगा, ओरिजिन ये आ गया, ठीक है। इधर पॉजिटिव एक्स से मैं कहा, इधर नेगेटिव एक्स से मैं कहा, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका पार्टिकल इधर चलेगा तो प्लस एक्स में जाएगा, इधर चलेगा तो माइनस एक्स में। मैं कहा ठीक है। मान लेते हैं सर t इज इक्वल टू 0 पे आपका पार्टिकल जो था वो यहां था, x इक्वल टू 4 पे। मैं कहा ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद आपका पार्टिकल मान लो आ गया यहां, x इज इक्वल टू -3 पे आ गया आपका, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मेरी बात समझना। डिस्टेंस भी पूछ सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता हूं, ठीक। तो आपने क्या बोला, सर सुनिए, अगर डिस्टेंस की बात करो तो पार्टिकल पहले x इक्वल टू 4 पर था, अब यहां आ गया, तो x से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 4, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 7। मैं कहा ठीक है। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल, क्या है फाइनल पोजीशन क्या है सर को, फाइनल पोजीशन है -3। मैं कहा ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या है सर, प्लस का 4, तो डिफरेंस कितना आया -7। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, -7, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन निकल के आ रही है वो कुछ ऐसे निकल के आ रही है, इस तरफ -x की तरफ इसकी डायरेक्शन निकल के आ रही होगी डिस्प्लेसमेंट की, इसीलिए हमने इसको क्या लिया है माइनस। क्या मेरी बात समझ रहे हो, डिस्टेंस में माइनस प्लस की कोई बात करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब मेरी एक बात सुन, x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 3 पे आने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं, इवन लीनियर में बात करूं तो एक ही रास्ता है यही, लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप हो सकता है यहां से, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। सर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के बहुत सारे रास्ते हैं, आप इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए, इधर से आ जाइए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, हर बार डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, सही है। इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक आने के बहुत सारे डिस्टेंसेस, बहुत सारे रास्ते पॉसिबल हैं। सर आप एक पी रास्ते से आ जाइए, क्यू नंबर रास्ते से आ जाइए, चाहे एस वाले रास्ते से आ जाइए, सही है। तो बिटवीन 2 पॉइंट्स मैनी डिस्टेंसेस कैन बी पॉसिबल, लेकिन
बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। एक और लाइन इसमें जोड़ देते हैं सर, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है किस किस में, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी को आप क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट कहते हो। तो मैं ये बात बता दूं आपको, जो मैंने स्टार में लगा सकता हूं क्या सर, सुनिए, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में देयर कैन बी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस, कितने भी डिस्टेंस हो सकते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, सर डिस्टेंसेस कितने भी हो सकते हैं, बट एक यूनिक डिस्प्लेसमेंट का पाथ होगा। सर डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक ही रहेगा, डिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंसेस कितने भी हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट केवल क्या रहेगा, एक, वो होता है शॉर्टेस्ट वाला रास्ता। क्लियर है? अगर मैंने 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बता रखा है तो मुझे रास्ते का कोई आइडिया नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बता रखा है तो मुझे पता है फिक्स रास्ता है, कौन सा, मिनिमम वाला, शॉर्टेस्ट वाला। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, मुझे और भी कहानी समझ में आ रही है। वो क्या सर, मेरी बात सुनिए सर, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक, ए से बी तक पहुंचने का ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है, ये भी रास्ता हो सकता है। ये मान लो ए मतलब पी है, ये क्यू है, ये आर है। सर ए से बी तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक पी पाथ जो है, कौन कौन से हैं? पहला पाथ है पी, दूसरा क्या है क्यू, तीसरा क्या है मेरा आर। ये 3 रास्ते पॉसिबल है। मगर ठीक है, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मेरी बात समझना, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो पी और क्यू के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, सर एक ही रास्ता होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। क्या हो जाएगा सर, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। सही है? ये जो रास्ता आया, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग एम बोल देते हैं, ये जो शॉर्टेस्ट वाला रास्ता है वो एम है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, एम। तो आपने क्या बोला, 2 पॉइंट्स के बीच में पाथ मतलब डिस्टेंसेस कई सारे हो सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट केवल क्या होता है, एक। सर एक्चुअली किस रास्ते से आप गए हो उसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते। अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट बता दूं, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, अगर मैं ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट आपको बता दूं केवल, तो क्या आप बता सकते हो वो कौन से रास्ते से आया होगा, वो आर से आया है या पी से आया है या क्यू से आया है? तो आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट आपको कौन से रास्ते से आया है बता ही नहीं पाएगा, किस मेथड से आया नहीं बता पाएगा, बस वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, आप जहां से शुरू हुए और जहां आप खत्म हुए, बस ये बता पाता है डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे स्टार में एक बात समझ में आई। सर सुनिए, सर जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। मेरी बात समझिए, कभी कभी बराबर भी हो सकता है। बराबर कब हो सकता है, बराबर कब हो सकता है, जब वो केवल एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, लीनियरली ही मोशन कर रहा हो, तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। सितारा लगा के ये वाला पॉइंट लिख दीजिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। क्लियर है? डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। एक छोटा सा क्वेश्चन और आज की क्लास को करेंगे वाइंड अप। क्वेश्चन क्या है समझिए, क्वेश्चन क्या है आराम से समझ में आ जाएगा, देखिए जरा गौर से इसको। ठीक है, देखिए जरा सर, ये मेरी बन गई एक्स एक्सिस थोड़ी देर के लिए, और ये मैं बना लेता हूँ इसको वाई एक्सिस। ठीक है, अब सुनिए कहानी क्या है। कहानी ये, इन सबको नाम देते हैं। इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर और इसका नाम है एस। मान लेते हैं जो सर्कल है, इसका जो सर्कल है उसकी रेडियस है 14, इसकी जो रेडियस क्या है वो है 14। ठीक है ना, 14 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन है आपका पहला कि सर एन ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो Q से P तक जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम P से लेके Q तक, एक कोई पार्टिकल है वो P से Q की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या आप मेरी बात समझिए, सवाल समझ में आया आपको? P से पहुंचे हो Q तक, आपका डिस्टेंस कितना होगा। तो सुनो, डिस्टेंस क्या होता है, वास्तव में कितना चला। सर वास्तव में तुम कितने चले हो, सुनो मेरी बात। सर वास्तव में मैं चला हूं, एक्चुअल पाथ लेंथ है ये, इसका मतलब पूरा सर्कल का 1/4। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 किसका, सर्कल का। सर्कल का कितना लेंथ होती है, सरकमफ्रेंस 2πr होती है। तो लिख सकते हो क्या, πr/2।
सही है। रेडियस की वैल्यू आपके सामने लिखी है, इसको सॉल्व कर लीजिए। सर जो डिस्टेंस निकल के आया है पहले केस का, ठीक है, वो मेरे हिसाब से आया, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस की वैल्यू रख दी मैंने 14 अपॉन 2, ये 2 बार चला गया, ये 2 बार चला गया, डिस्टेंस निकल के आया सर मेरा 22 मीटर। मैं कहा ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, शुरू कहां से हुए थे, यहां, खत्म कहां हुए, यहां। सर पी से यहां तक जाने के, पी से क्यू तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रास्ता आपको बताने की कोशिश करता है। तो पी को क्यू से ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्ट आप, ठीक है। पी को क्या कर लोगे आप, क्यू से ज्वाइन कर लीजिए डायरेक्ट। ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो आप एरो कैसे लगा दीजिएगा, ये हो गई मेरी एरो, ठीक है, इधर हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये डिस्टेंस, सॉरी, पी और क्यू की लेंथ को जानने की कोशिश कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के नाम पे। सर सुनिए, डिस्प्लेसमेंट के नाम पे मैं क्या जानना चाह रहा हूं, लेंथ जानना चाह रहा हूं, किसकी, पी और क्यू की। तो कैसे निकालिएगा सर, सुने, ये भी यहां से यहां तक रेडियस है 14 मीटर की, मैं कहा ठीक है, ये यहां से यहां तक भी रेडियस है 14 मीटर की, मैं कहा ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री पे है ना, तो डायरेक्ट पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14√2 मीटर। क्या आप मेरी बात समझ गए, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने, लेंथ का सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मैं कहा ठीक है, चलो अब यही क्वेश्चन आपके लिए जो घर के लिए, वो समझ लिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो। सर फ्रॉम, पार्टिकल कहां से कहां तक चला है, फ्रॉम पी से लेके चलने वाला है आर तक, तब की कहानी बताइए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की। फिर पी से ले जाइए इसको एस तक, तब से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कहानी सुनाइए। क्लियर है, ये आप अपनी तरफ से सॉल्व करिएगा। ये आज की क्लास थी आपके सामने, आई होप थोड़ी सी आप मतलब थोड़ी बहुत तो समझ में आई गई होगी आई गेस, ठीक है। बाकी आप इसको ढंग से रिवाइज करिएगा बैठ के तसल्ली से, ठीक है ना, डाउट आए आप पूछ सकते हैं तसल्ली से, ठीक है। सारा आज की कहानी आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट यूनिक पाथ बताने की कोशिश करता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। ये भी एक पॉइंट में आप फटाफट से लिख लीजिए इस चीज को। सर क्या क्या लिखिएगा, पहला जो डिस्प्लेसमेंट है सर, वो सर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात सर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका इंक्रीज भी कर सकता है, वो डिक्रीज भी कर सकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, ये बात याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ये थी आज की क्लास जिसमें रेक्टिलिनियर मोशन के आपका इंट्रोडक्शन सामने आ गया है। आई होप आपको क्लास समझ में आई है। तसल्ली से क्लास रिवाइज करिए, नेक्स्ट क्लास का वेट करिए और कंटिन्यूस बेसिस पर आगे की क्लासेस को कंप्लीट करके हमारा टारगेट ये रहेगा बहुत जल्दी आपका रेक्टिलिनियर मोशन खत्म कर दिया जाए और आपको फिजिक्स के साथ थोड़ा और कंफर्टेबल बनाने के लिए अग्रसर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू सो मच।